ठीक है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हमारा डिस्कस नहीं हुआ था लास्ट लेक्चर में, तो आज हम 2 क्वेश्चन उसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है स्टूडेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी आते हैं और आपका फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शो दैट द लाइन्स 3x minus 4y plus 5 is equal to 0, 7x minus 8y plus 5 is equal to 0 and 4x plus 5y minus 45 is equal to 0 are congruent। ठीक है स्टूडेंट, अभी तरीका क्या है मैंने बताया, 2 मेथड है। एक तो क्या है, आप कोई भी 2 लाइन को इक्वेशन दी हुई है साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए, वहां से जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो आप जो तीसरी वाली इक्वेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। अगर उसको सेटिस्फाई करती है तो आप बोलेंगे तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका कौन सा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वाला मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3, और फर्स्ट रो में आप लेते थे A1 B1 C1, सेकेंड रो में लेते थे A2 B2 C2, थर्ड रो में लेते थे A3 B3 C3, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 करके ये आप चेक कर सकते हैं। मतलब डिटरमिनेंट आप लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके अगर आपका आंसर 0 आ गया तो बोल सकते हैं कि तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस पॉइंट निकालना मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट आई विल सजेस्ट यहाँ पे कि आप वो नॉर्मल मेथड, कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए, उसको सोल्व करके जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, तो वहां से आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपने डिटरमिनेंट वाले से चेक किया है तो बाद में आपको वापस से साइमल्टेनियसली सोल्व करना ही पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, सब लोग को सोल्व करना है मेरे साथ। यहाँ पे पहला है 3x minus 4y plus 5 is equal to 0, आप इसको चाहे तो नंबर 1 बोल दीजिए। सेकंड दिया है 7x minus 8y दिया है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं स्टूडेंट। थर्ड दिया है हमारे पास 4x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अभी बताइए स्टूडेंट, कौन सी 2 इक्वेशन को साथ में सोल्व करना चाहेंगे अभी पहले? ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताइए, आप जो बोलेंगे वो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे साथ में। फिर फर्स्ट एंड सेकंड इजी लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट इजीली बना लेते हैं सेम। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके स्टूडेंट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो आपको मिलेगा 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 2 सामने है। बताइए इक्वेशन 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है या, बताइए 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है या 4 में से आप यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है -8y, यहाँ पे y कोएफिशिएंट दोनों में सेम बन रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सेम ही आंसर आता है। इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं यहाँ पे 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया है हमें इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4, 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली का यहाँ पे आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। बताइए स्टूडेंट क्या करें अभी, -8y और प्लस 8y कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा 7x और ये -6x, x मिल जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ तो x की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 5 हो गई।
यस मैम। x की वैल्यू 5 आई, आप चाहे तो अभी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, तो चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, या मतलब ये वैल्यू वहां पे आप रख के y की वैल्यू निकालेंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको मिल रहा है 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 4y, मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, y आपको 5 मिल गया, क्योंकि 4y इज इक्वल टू 20 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी 5। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, सबको समझ में आया? ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बेसिकली आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, या पूरा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, देयरफॉर 5 कॉमा 5 is the intersection point of, is the intersection point of, intersection point of line 1 and 2, क्योंकि लाइंस की इक्वेशन दी हुई है आपने 1 एंड 2 से। सो 5,5 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस 1 एंड 2। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। समझ में आया स्टूडेंट? तो आपको ये तो पता चल गया कि लाइन 1 और 2 5,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे बताइए, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5 थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट करने को थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। अगर वो बराबर आ गया तो आप बोलेंगे कि तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। ठीक है, तो लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 and y is equal to 5 in the left hand side of, in the left hand side of equation 3। ठीक है, इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 3 का वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4x प्लस 5y माइनस 45, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y माइनस 45 ये दी है। यहाँ पे x और y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 45। ठीक है, ये आपको कितना मिल रहा है, 20 प्लस 25 माइनस 45। स्टूडेंट कितना मिल रहा है, 45 माइनस 45 0 मिल रहा है, देख लीजिए। यस मैम। तो ये मिला है आपको इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड भी 0 दिया हुआ है इक्वेशन का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट हमने लिए ना, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, इसको सेटिस्फाई कर रही है थर्ड इक्वेशन को, मतलब वो जो पॉइंट है 5,5 ये थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं पॉइंट 5,5 also lies on, also lies on लाइन 3, थर्ड लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो 5,5 है, ये ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन 3, सो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर लाइंस का इक्वेशन जो दिया हुआ है 1 2 एंड 3, लाइंस 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है क्योंकि आपको पता चल रहा है आपने दो लाइंस का इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था उनका, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था स्टूडेंट आपने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखा, वो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लाइंस 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट हो गया। तो यहाँ पे एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ concurrence
इज 5,5। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, सबको समझ में आया? एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, कॉन्ग्रुएंट लाइन के ऊपर आ सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है और ऐसा जेई में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, और यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइंस 3x minus y minus 2 is equal to 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 3 is equal to 0 are congruent। अभी स्टूडेंट इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हैं। कौन से दो मेथड है? एक तो ये है क्योंकि आपको पता है तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, ठीक है, तो आप चाहे तो कोई भी दो लाइन को सोल्व कर लीजिए जहाँ पे देखो, क्योंकि आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो दो लाइन में जो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें के नहीं है, तो आप चाहे तो दो लाइन का इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, वहां से एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वहां से भी आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल ट्रिक है दूसरा, अगर मेथड यूज करना चाहे तो डिटरमिनेंट वाला जो हमने पढ़ा था वो वाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए। एक तो तरीका मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ, ये वाला देखिए, ये वाली लाइन का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, वहां से भी के की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो डिटर्मिनेंट वाला भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सोल्व नहीं किया उससे एक भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द गिवन लाइन्स आर since the given lines are congruent। आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, since the given lines are congruent, तो therefore जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 होता है, और यहाँ पे लिखते क्या है फर्स्ट रो में स्टूडेंट a1 b1 c1, वो क्या होता है देखिए, पहली लाइन का इक्वेशन देखिए, x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है -1, कांस्टेंट टर्म है -2। सेकेंड लाइन का इक्वेशन देख लीजिए, x का कोएफिशिएंट है 5, y का कोएफिशिएंट है k, कांस्टेंट टर्म है -3। थर्ड लाइन का इक्वेशन देखिए, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -3। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको 0 मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि तीनों लाइन आपका कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। अभी मुझे बताइए स्टूडेंट, सबको आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को एक्सपांड करना? तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है 3 उसको लिखा आपने, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हाइड कर देना है, और जो बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे k इंटू -3, मतलब ये हो गया -3k, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चेक कर लीजिए किसी को डाउट रहेगा, तो 3 इंटू यहाँ पे -3k + 3 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है स्टूडेंट फॉर्मूले का, और ऑलरेडी यहाँ पे एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है -1, वो लिखना पड़ेगा। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए अभी के लिए, जो बाकी एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे 5 इंटू -3 हो गया -15, ठीक है, और यहाँ पे +3 2 6 हो जाएगा। अभी स्टूडेंट फिर आता है प्लस साइन, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो -2 दिया, तो -2 मैंने एज इट इज लिख दिया है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, हाइड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाकी जो बचा एलिमेंट उनका डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 5 - 2k, 5 - 2k। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, बताइए आता है ना डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को एक्सपांड करना? ठीक है, कितनी? यस ओके स्टूडेंट, आपको चाहिए तो मैं पूरा लिख के दे देती हूँ, तो ये वाला डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, तो हमने इसको लिख दिया, अभी सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देख लेते हैं, ये मिलेगा -9k + 9, -9k + 9 मिला है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया +1, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे -9 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे -9 है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है -2 इंटू दिस, तो -10 और यहाँ पे प्लस करके आपको मिल रहा है 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको यहाँ से एक तो पता है 9 और -9 कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे -9k + 4k, तो आपको यहाँ पे -5k और ये मिल रहा है -10 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो -5 के किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो k की वैल्यू -2। वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो सबका यही आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है?
स्टूडेंट सबका सेम हाँ ही है? क्लियर। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप चाहे तो दूसरा वाले में कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले देखो जहाँ पे के नहीं दिया है, जो लाइन की इक्वेशन में के नहीं दिया, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के जो एक्स और वाई की वैल्यू आई वो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वहां से भी के की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको जो मेथड इजी लगे वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लाइन पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे स्टूडेंट वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोई पॉइंट दिया हुआ है उसका एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, थियरम का प्रूफ मैंने नोट्स में दिया हुआ है स्टूडेंट, बट क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम थोड़ा सेव करना है, इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने होमवर्क में दिए, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, अभी तक हमने जो भी किया था, हमने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे उन क्या दिया है ट्राइंगल, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक बार ट्राई कीजिए आप होमवर्क में, क्योंकि क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसको 10 मिनट लगेगा इसको सोल्व करने में। ठीक है, पूरा डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो स्टूडेंट एक ट्राइंगल दी हुई है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ नाम देना चाहे तो आप दे दीजिए ए बी सी। तो यहाँ पे क्या खासियत है क्वेश्चन की, यहाँ पे स्टूडेंट आपको वर्टाइसेस नहीं दिए ट्राइंगल के, आपको ये जो ट्राइंगल की जो साइड है ना उसका इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब आप बोलेंगे जैसे ये वाला बोल दीजिए, ये दिया है आपको x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे बोल दीजिए AC का इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल दीजिए ये दिया है आपको 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर आप ट्राई होमवर्क में ट्राई कीजिए इसको। अगर आपको स्टूडेंट ए के वर्टाइसेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ में आ रहा है? ये जो देखो ए बी जो लाइन है और ए सी लाइन का इक्वेशन आपको पता है, उनको जब साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको ए के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, अगर बी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये, और 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये होमवर्क में मैंने दिया, ट्राई कीजिए। और इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, जब आपको वर्टाइसिस दे रहते हैं तो इजिली निकालना, क्योंकि आपने पता है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की बात करी, और ऑर्थो सेंटर होता क्या है स्टूडेंट, सबको पता है? एवरीवन, कितने स्टूडेंट को पता है ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड कौन से पॉइंट पे मिलते हैं, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी नहीं है मेरे हिसाब से अभी, तो ये वाला ट्राई कीजिए होमवर्क पे, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ऑर्थो सेंटर यहाँ पे निकालना है। तो ट्राइंगल की तीनों देखो, यहाँ पे आपने एल्टीट्यूड मतलब ए से आपने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, एक ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी से आपने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो एक एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, जहाँ पे मिल रहे, तीसरा एल्टीट्यूड भी वहां पे ही मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। प्लीज ट्राई कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट हमने जो बात करे थे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्योंकि आपका संडे के दिन टेस्ट है, उसमें एक टॉपिक आपको एक्स सेंटर दिया है, वो हमारा स्टार्टिंग में रह गया था डिस्कस करना, एक बार क्विकली वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो यहाँ पे एक वर्ड है एक्स सेंटर, ये होता क्या है? तो पहले तो मीनिंग हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ लिया था। इन सेंटर सबको याद है स्टूडेंट क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है उनका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, जिस पॉइंट पे मिल रहे थे वो पॉइंट को हमने बोला था इन सेंटर। और इन सेंटर का एक दूसरा मीनिंग भी हमने जाना था कि बेसिकली ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा था और ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा था। ठीक है, वो सर्कल का सेंटर को भी हमने इन सेंटर बोला था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे एक ये रह गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए एक्स सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए एक्स सेंटर की स्टूडेंट, तो ये है क्या? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ट्रायंगल जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा ABC ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स सेंटर दिखाया है डायग्राम में। आपको क्वेश्चन में ये अगर बोलेंगे एक ट्रायंगल दिया है उसके कितने एक्स सेंटर हो सकते हैं स्टूडेंट, तो 3 एक्स सेंटर होंगे।
तीन, ठीक है, वो कैसी होंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैंने किया है, ट्रायंगल दी हुई थी ABC, तो स्टूडेंट आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंड किया है आपने। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं अलग सेपरेटली आपको, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्रायंगल दी हुई है आपके पास, इसका कुछ नाम दिया ABC। एवरीवन समझ में आ रहा है? देखिए एक ट्रायंगल लिया है, तो एंगल ए का मैं यहाँ पे बाइसेक्टर ले रही हूँ। जैसे कोई दूसरा कलर से दिखा देती हूँ, जैसे आपने इसको बाइसेक्ट करने वाला कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो ये जो ये लाइन मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, लेकिन ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, समझ में आया एवरीवन? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहा था ए, इंटरनल एंगल ए, उसका बाइसेक्टर है ये लाइन, ठीक है। अभी स्टूडेंट आपने एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया है, ठीक है। अभी जो बाकी देखो ये ट्रायंगल में दिख रहा है आपको BOC, तो अभी क्या कर सकते हैं, ये जो BOC है इसके आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेने हैं। मतलब ये आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, इसको भी इधर एक्सटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये वाला देखो स्टूडेंट प्लीज देखिए, ये जो मैंने भी व्हाइट कलर से दिखाया है, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया बी। प्लीज बताइए एवरीवन, समझ में आ रहा है कुछ? अगर एंगल के अंदर में जो ट्रायंगल है ABC के अंदर में, देखो यहाँ पे अगर दिखाती हूँ आपको, रेड कलर से दिखाती हूँ, तो ये इंटीरियर एंगल भी हो गया ट्रायंगल के अंदर। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अभी जो मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बी हो गया। वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक्सटीरियर एंगल सी है, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने क्या बोला, एक्सेंटर होता क्या है, एक्सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट हो रहे। जैसे एंगल ए का तो हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिखाया है ब्लू कलर से। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं सेम डायग्राम में दिखाती हूँ। तो अगर आपने ये जो एक्सटर देखो एंगल सी और एंगल बी जो है एक्सटर्नल एंगल लिए हैं, इनका बाइसेक्टर अगर सपोज यहाँ पे आप ले रहे हैं और यहाँ से भी आप लेंगे इसका बाइसेक्टर, तो ये जो तीनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा यहाँ पे बेसिकली एक्सेंटर। समझ में आया कुछ? प्लीज बताइए, वापस से रिपीट करती हूँ, ये क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल क्या एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम स्टूडेंट मैंने एक ही दिखाया आपको, वैसे आप और भी बनाएंगे तो आपको दो और एक्सेंटर मिलेंगे। और यहाँ पे एक्स सेंटर क्यों बोला है इसको, उसका लॉजिक भी क्या है स्टूडेंट, देखिए जिस पॉइंट पे जब मिले हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने I1 से डिनोट किया, यहाँ पे बताइए एक्स सेंटर है, तो बेसिकली आप ऐसा सर्कल बना सकते हो, ठीक है, जो जैसे I1 क्या है, वो सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल को बाहर से टच कर, देखो यहाँ पे देखो ये सर्कल क्या, देखिए एवरीवन दिख रहा है आपको ये व्हाइट कलर का सर्कल, तो ये सर्कल का सेंटर I1 है यहाँ पे, जिसको मैंने एक्स सेंटर यहाँ पे बोला है। और ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल जो ABC थी उसकी साइड्स को बाहर से टच कर रहा है ना, अंदर से तो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे जो बी का जो देखो AB आपको दिख रहा है, देखो ये वाला पोर्शन AB है, तो आपने AB को एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया है, वैसे ही AC को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल की आप बोल सकते हैं साइड्स को टच कर रहा है, BC को भी टच कर रहा है, और यहाँ पे जो AB का जो प्रोड्यूस पार्ट है और AC के प्रोड्यूस पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक सेंटर बोला, क्योंकि बेसिकली ये एक सर्कल का सेंटर भी है। और यहाँ पे एक और चीज क्या है, आपने ये ट्रायंगल का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, क्योंकि हमने इन सेंटर का निकालना सीखा था एवरीवन। याद है किसी को, इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते थे, वहां पे ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल रहे थे, और कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा लिखते थे हम। आई के कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट होता था आपके पास AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय लिखते थे स्टूडेंट स्मॉल a प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। ये x कोऑर्डिनेट हो जाता था। y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाता था, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। स्टूडेंट्स आपको याद है a एंड b एंड c ये क्या है, स्मॉल a की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैं डायग्राम अलग से दिखाती हूँ आपको। ये ट्रायंगल मैंने बनाया, इसका नाम है ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एंगल बी का जो अपोजिट साइड है, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या ए का जो अपोजिट साइड है, ए वर्टेक्स का बोल दीजिए, उसकी लेंथ को हम स्मॉल a से डिनोट कर सकते हैं। जो वर्टेक्स बी है उसके अपोजिट साइड को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं,
ठीक है, एंड जो वर्टेक्स सी है उसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ए बी का लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, बीसी की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, एंड ए सी की लेंथ को स्मॉल बी से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूफ पूरा देखा था। अभी के लिए इसका एक्सेंटर के यहाँ पे आपको इतनी चीज जाननी जरूरी है कि एक्सेंटर है क्या। समझ में आया सबको? तो आपको यहाँ पे पूछे कि कोई ट्रायंगल के कितने एक्सेंटर हो सकते, तो कितना आंसर बताएंगे? 3 आएंगे। इन सेंटर तो एक ही होता है स्टूडेंट, क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर होता है। ठीक है, एक्सेंटर की बात करें तो आपके पास 3 एक्सेंटर होंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने सिर्फ एक ही दिखाया है, हम बाकी का भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, और बाकी 2 जो एंगल है उनका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपको लेना है, या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी पूछा जाता है इसके ऊपर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेंटर के ऊपर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सेंटर है क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेंटर कितना हो जाएगा कोई ट्रायंगल के लिए? 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट स्टूडेंट बहुत इजी है, हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। इसका प्रूफ मैं नहीं दे रही हूँ आपको, लेकिन ये चीज आप जान लीजिए, इन सेंटर और एक्सेंटर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं ईच अदर। ठीक है, अब मुझे लगता है जब आपने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था तब मैंने बताया था हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। याद है स्टूडेंट? अगर मैं बोल रही हूँ पी और क्यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए एंड बी, तो वहां पे हमने सीखा था पी ए बी को m:n रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा था, क्यू क्या है ए बी को m:n रेशो में डिवाइड कर रहा था बट एक्सटर्नली। ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। तो इन सेंटर और एक्सेंटर हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर, और 3 आपको यहाँ पे एक्सेंटर मिलते हैं। तो यहाँ पे तीनों के मैंने आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना दिखाया। देखिए यहाँ पे I1, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपने ट्रायंगल में जैसे ट्रायंगल एबीसी लिया है स्टूडेंट, तो पहले अगर आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, तो वो जिस पॉइंट में मिल रहे हैं वो आपको I1 देगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालना सिंपल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख लिए, अगर आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, तो जिस पॉइंट में मिलेंगे वो एक्सेंटर I1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये चीज आपको नोट करने की जरूरत है। देखिए माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है। अगर आपने ट्रायंगल के अंदर एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है और बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, तो तीनों जहां पे मीट करेंगे वो आपको ये दूसरा एक्सेंटर देगा। ठीक है, I2। एवरीवन जस्ट देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपको 3 एक्सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिखाया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्सेंटर होता क्या है। ठीक है, किसी को डाउट है स्टूडेंट? क्योंकि पूरा डिटेल में हम इसका नहीं कर रहे, क्योंकि आपको संडे के दिन टेस्ट है। फॉर एनी चांस अगर कोई गलती से भी कोई एमसीक्यू आ जाता है उसके ऊपर, तो आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि एक्सेंटर की डेफिनेशन के ऊपर सपोज कोई क्वेश्चन आता है कि है क्या। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये एक्सेंटर हो गया, डायग्राम के हिसाब से भी आपको पता चल गया। डेफिनेशन हमने बताया है कि ट्रायंगल क्या, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिल रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं एक्सेंटर। और यहाँ पे दूसरा मीनिंग देखना चाहे तो स्टूडेंट ऐसा एक हमें सर्कल मिल रहा है, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर ये एक्सेंटर है बेसिकली, जो ये ट्रायंगल को देखिए टच कर रहे हैं ना सारी साइड को, लेकिन ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एवरीवन यस मैम। देखिए ये जो सर्कल जो आपका मिल रहा है ना, वो ट्रायंगल एबीसी के अंदर नहीं है, वो एबीसी के बाहर है। अगर एबीसी के अंदर होता तो हमें इन सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये वाली चीज आई होप सबको समझ में आई होगी। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी स्टूडेंट ये जो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी मिलता है और जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरम है, इसका प्रूफ अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट अभी के लिए। तो अभी मैं स्टेटमेंट यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, किसी को प्रूफ जानने में इंटरेस्ट है तो प्रूफ नोट्स में दिया हुआ है स्टूडेंट, आप जस्ट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। अगर बात कर रहे हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको लाइन से उसका डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे P, उसके कोऑर्डिनेट आप बोल दीजिए x1, y1 है, और यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, उसका इक्वेशन बोल दीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो आपको क्या बताना है, ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस कितना है। अभी स्टूडेंट सबको पता है डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पॉइंट पी से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कितना है, तो ये मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना कि मैंने वो पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ कितनी है, वो दोनों बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज बताइए, मतलब जैसे यहाँ से मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये लाइन के ऊपर, इसका देखो ये खुद को मैंने क्यू बोल दिया, ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि पॉइंट पी का ये लाइन से डिस्टेंस है पी क्यू, तो कुछ गलत हो गया इसमें, सेम ही चीज बोल रही हूँ ना स्टूडेंट में, प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये भी बेसिकली आप यही बोल रहे हैं कि वो पॉइंट से आपने जो लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x1, y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका स्मॉल p हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब स्मॉल p क्या है, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है गिवन पॉइंट p से लाइन के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर का लेंथ आप यहाँ पे स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, बेसिकली बोल रहे हैं वो पॉइंट p का ये गिवन लाइन से डिस्टेंस कितना है, ये ऐसे दिया जाता है, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इजी है, सिंपल है याद करना स्टूडेंट। जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो लाइन का इक्वेशन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको x और y को रिप्लेस किससे करना है, x1 और y1 से। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में ax1 प्लस by1 प्लस c आया और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a b आपको पता है x और y के कोएफिशिएंट है, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। तो ये डायरेक्टली यूज करेंगे, प्रूफ मेरे नोट्स में दिया हुआ है बट क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसके ऊपर। किसी को डाउट है इसमें, एवरीवन बता दीजिए, आपने किया होगा ना ये। नो मैम। अच्छा एनसीईआरटी बुक में भी किया है ना आपने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका प्रूफ मैं दे दिया है आपको, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा प्रूफ, बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम अभी। उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। अभी स्टूडेंट सबको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ जैसे एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपको पता है, तो पैरेलल लाइन को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पैरेलल लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा बोल सकते हैं a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन को पैरेलल तब बोलेंगे जब आपको मिलता है ऐसा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमने कंडीशन सीखा था कि दो लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन ये जो थियरम अप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, तो जो लाइन है पैरेलल लाइन उनका इक्वेशन आप ऐसा लिखेंगे जहाँ पे ax प्लस by ये वाली टर्म सेम हो जाए, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट दिखे आपको, ठीक है। तो अब जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, तो आप ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं स्टूडेंट, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक मैंने ये लाइन का इक्वेशन दे दिया, एंड सपोज मैंने दूसरा दे दिया 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता है दोनों लाइन पैरेलल ही है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हो या पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, फिर उसका डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी हो जाएगा डायरेक्टली ये फॉर्मूला से, ठीक है। किसी को डाउट है, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं स्टेटमेंट में थियरम में उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सिर्फ यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट टर्म डिफरेंट दिख रहा है, तो ये दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो जाता है, और डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे स्मॉल डी से डिनोट किया है, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो पहले तो आपको इक्वेशन ऐसा फॉर्म में लाना पड़ेगा, अगर इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में है तो आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे दो इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे वापस से लिख के दिखा देती हूँ आपको, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जैसे ये दिया, अगर
एक और इक्वेशन ऐसी होती है आपके पास, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो कि अगर कुछ अलग होता, जैसे यहाँ पे आपके पास होता 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो मुझे लगता है आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते थे, या पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसी फॉर्म में लेके आ सकते थे जिस फॉर्म में आपको थियरम दी हुई है, ठीक है। प्लीज बताइए किसी को डाउट है एवरीवन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो डायरेक्टली हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंडीशन क्या है, जो दो पैरेलल लाइन है उनका इक्वेशन ऐसा दिया आपने, ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ मैंने दिया है, टेंशन मत लीजिए, लेकिन एग्जाम में वही बता रही हूँ, आपके फाइनल एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है इसका। किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन आपको नोट्स में प्रूफ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आपको मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करना है, 4 या 5 क्वेश्चन है हमारे पास, तो फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ओरिजिन आपको पता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो आपको वो परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से आप लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ बतानी है, मतलब ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस कितना है ये बताना है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, लेट स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ, लेट स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर length of perpendicular from the origin, origin के कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो लिख दीजिए 0,0 टू द लाइन। फ्रेंड समझ में आ रहा है, बेसिकली ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। हमने उसको p मान लिया, लेट p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली अभी हम जो फॉर्मूला की बात करें वो यूज करेंगे, सो यहाँ से मिल गया p आपका जो है, जो आप बोल रहे डिस्टेंस है ओरिजिन का लाइन से, या बोल सकते हैं ये लेंथ है परपेंडिकुलर जो आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया उसकी लेंथ है, तो ये हो गया स्मॉल p आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, याद है अभी मैंने बताया था, ये जो इक्वेशन है लाइन की उसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y को रिप्लेस करेंगे 0 एंड 0 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0 माइनस 50, और यहाँ पे अपॉन अंडर रूट में यहाँ पे आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, x और y के जो कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, मैंने डायरेक्टली लिखा है यूजिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हमारा आंसर यहाँ पे स्टूडेंट नॉन नेगेटिव आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस हमने लिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव आती है, तो ये हो गया p इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, ये हो गया ऊपर 0, ओके माइनस 50 हो गया, 0 प्लस 0 माइनस 50 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बात करी जाए तो ये है अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड 24 का स्क्वायर स्टूडेंट 576 होता है, चेक कर लीजिए इसका मॉडुलस है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना आंसर आ रहा है सबका, तो ये हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ माइनस 50 अपॉन, ये मुझे लग रहा है सबका ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 यूनिट लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ऑफ माइनस 50 अपॉन यहाँ पे 25, वेरी गुड। और आपको पता है 25 टू होता है तो मॉडुलस ऑफ -2, तो यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे therefore p is equal to 2 units, यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, तो ये हम लिख सकते हैं। किसी को फाइनल स्टेटमेंट, आप अगर ये क्वेश्चन आपका किस में आ रहा है, फाइनल एग्जाम में आ रहा है, तो उसमें लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore the length of the perpendicular from the origin to the line 7x plus 24y minus 50 is equal to 0 is 2 unit, ठीक है, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, एक मार्क्स होता है, ठीक है, तो वो लिखना जरूरी है। अभी के लिए मैं इतना लिखा है क्योंकि जेई में आएगा तो आपको ऑप्शन देख के ही आप टिक करना है, ठीक है। एवरीवन समझ में आया, तो ये वाले का आंसर हमारे पास हो गया 2 यूनिट। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है,
प्लीज कीजिए, सोल्व करना है इसको, सेम ऐसे ही करना है। लेकिन क्या खासियत है यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सारे एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, जैसे लिख सकते हैं लेट स्मॉल p बी द डिस्टेंस ऑफ small p be the distance of the point -2, 3 from the line। अभी लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये हो गया 12x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने p लिया है डिस्टेंस को, ये वाला पॉइंट है -2, 3 और ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस को p माना है। तो यहाँ से स्मॉल p आपका हो गया मॉड्यूलस ऑफ, देख लीजिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू -2, फिर लिखेंगे -5 इंटू 3, फिर है -13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 12 है, प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे है मॉड्यूलस का सिंबल। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड यहाँ पे और सोल्व करते, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ -24 -15 -13, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 एंड 5 का स्क्वायर करते हैं -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, ये मॉड्यूलस में दिया है, लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली आप चेक कीजिए कितना आ रहा है, -52 आ रहा है। और डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट तो अंडर रूट ऑफ 169, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 169, ठीक है। अभी स्टूडेंट मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा कि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, हाँ। तो यहाँ पे वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है, 4 यूनिट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पता है अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा 13, ये मॉडुलस में दिया है तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिलेगा मॉडुलस ऑफ -4 और ये आपको मिला है 4, ठीक है। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहे तो हमें यूनिट तो मालूम नहीं है तो 4 यूनिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए और लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द लाइन 12x इज इक्वल टू 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 4 यूनिट। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन। अभी पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं लेट, आप नोटेशन जो यूज करना चाहिए लिख लीजिए, मैं यहाँ पे स्मॉल डी भी ले सकती हूँ पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। सो लेट स्मॉल डी बी द डिस्टेंस, let small d be the distance between the two given parallel line, between the, पूरा लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, ठीक है। मैं ऐसा लिख रही हूँ और यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल जाएगा बताइए, तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर डी आपका हो जाएगा। किसी को याद है कैसे करते थे, मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2, हाँ। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 5 वेरी गुड, तो 5 माइनस 7 हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने लिखा है, आपको चाहिए तो मैं पूरा फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है फॉर्मूला सबको पता चल गया होगा। तो बार बार एग्जाम में जब लिखेंगे आप, मतलब आपके फाइनल एग्जाम में जब पूरा लिखना रहता है तो वहां पे फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ -2 अपॉन यहाँ पे आप देखेंगे अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -2 और यहाँ पे मुझे लग रहा है 2/5, वेरी गुड 2/5, एक्सीलेंट स्टूडेंट, आप सबने पहले ही आंसर दे दिया है। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ -2 अपॉन 5, तो यहाँ पे मॉड्यूलस आपको नो नेगेटिव आंसर देगा तो 2 अपॉन 5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल डी हमने जिसको बोला है डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइन, ये आपका हो गया 2 अपॉन 5 यूनिट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया?
Yes, एवरी miss. पक्का ना? ओके। तो स्टूडेंट अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो हम किया है ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 whose distance from the line x plus 2y plus 2 is equal to 0 is √5। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस लाइन x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से √5 है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी बताइए वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो क्या माने कोऑर्डिनेट बताइए? h के माने स्मॉल a कोमा b माने कि क्या माने? अब बताइए। आप बोल सकते हैं x1 y1 भी बोल सकते हो, लेकिन बार बार x1 y1 यूज करेंगे तो यहाँ पे मैम, ए बी। ओके ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी लेना चाहिए। तो हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है फिर, हाँ, क्योंकि बाद में आप बोलेंगे कि मैम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो लाइन का इक्वेशन होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो आप चाहे तो मैं एच और के ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में तो बोला है कि एक ही पॉइंट बोला है, लेकिन आपको आएंगे 2 पॉइंट। क्यों 2 पॉइंट आएंगे? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है लाइन से √5, तो आपको पता है वो मॉड्यूलस में लिखते हैं हम। ठीक है, वो मॉड्यूलस को जब रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट प्लस और माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आपको पता कोई फॉर्मूले में मॉडुलस दिख रहा है तो वहां पे आपको 2 आंसर मिलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में स्पेशली बताते नहीं कि 2 आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने वो क्या किया था, एंगल बिटवीन द टू लाइंस की बात करी थी स्टूडेंट। कोई अगर आपको बोलेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, तो ऐसा आपको बताया था कि एंगल क्या है, दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। बाद में हमने सोल्व किया था तो पता चल रहा था कि 2 मिल रही थी वैल्यूज। ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा जब भी मॉडुलस आता है तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको 2 आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ले लेते स्टूडेंट। सो लेट क्या बताइए, स्मॉल ए स्मॉल बी ले या एच कोमा के? आप बता दीजिए स्टूडेंट। एच कोमा के ले ले। लेट Yes. एच कोमा के बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, इतना लिख देंगे या पूरा भी लिख सकते हैं। लेट एच कोमा के बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, सिंस एच कोमा के लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट ये पॉइंट के, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ से आप बोल रहे हैं एच प्लस के प्लस 3 आपके पास हो गया इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे है, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? उसके अलावा क्या पता है कि ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के लिए हैं उसका लाइन एक्स प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस √5 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो। हमें डिस्टेंस पता है √5 किसके बराबर है, मॉड्यूलस ऑफ, देख लीजिए तो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 2, तो यहाँ पे x और y को रिप्लेस किससे करना है, h और k से। ये जो सेकंड इक्वेशन दी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है स्टूडेंट, क्या मिलेगा आपको, h प्लस 2k एंड यहाँ पे मिलेगा प्लस 2, और यहाँ पे नीचे देखिए मिलेगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि दिया हुआ है कि जो पॉइंट है उसका दूसरी लाइन से डिस्टेंस √5 दिया हुआ है। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी बताइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √5 हमें मिला है किसके बराबर, मॉड्यूलस ऑफ h प्लस 2k प्लस 2, और यहाँ पे अपॉन आपको मिल रहा है, देखो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, ये आपको मिलेगा 1 प्लस 4, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में √5 आपको मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा √5 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन √5। ठीक है स्टूडेंट, अभी ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन √5 आपको किसके बराबर है, √5, मतलब ये जो मॉड्यूलस के अंदर जो चीज है स्टूडेंट उसकी वैल्यू या तो √5 है प्लस का या माइनस √5 है। ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो वो आपको √5 दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं लिख के दिखाऊं तो बेसिकली आप क्या डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज h प्लस 2k
प्लस 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 5। ऐसा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए कैसे आया, क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर है स्टूडेंट, उसका जो मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका यहाँ पे, क्योंकि मॉडुलस टोटल आपका रूट 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू या तो रूट 5 है या माइनस रूट 5 है। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, समझ में आया? क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ -1 1 आता है, मॉडुलस ऑफ 1 भी 1 आता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है एक्स आपका हो गया प्लस या -1। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है इसमें? मैम स्टूडेंट तो ये वाला इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे दो केस साथ में दिखा देती हूँ, या चाहे तो और करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और आपको पता चलेगा दो केस आ रहे हैं। तो एक जगह आप यहाँ पे लेंगे h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन यहाँ पे आपको मिल रहा है रूट 5, एक बार प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे, और दूसरे वाले में यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ h प्लस 2k प्लस 2, यहाँ पे ऊपर लिखना है तो लिख दीजिए केस 1 केस 2, ये आपके पास हो गया माइनस रूट 5 के। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ में ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h प्लस 2k प्लस 2, ये आपका किसके बराबर हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया। यहाँ से स्टूडेंट h प्लस 2k प्लस 2 -5 के बराबर हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, h प्लस 2k, और ये 5 को अगर इधर लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल रहा है h प्लस 2k और यहाँ पे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी क्या स्टूडेंट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है आपको पता है, इक्वेशन जो 1 हमने लिखी थी, क्योंकि जो पॉइंट हमने लिया था जिसके कोऑर्डिनेट h, के लिए थे स्टूडेंट, वो लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे था, तो इसलिए हमने लिखा था h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको h और k की वैल्यू मिलेगी, साथ में आपको इक्वेशन 1 और 3 को भी सोल्व करना है। तो बेसिकली आपको ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो केस वाइज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो केस है अलग अलग हमने लिए हैं। जो यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन 2 और 3 आई है, तो 2 और 3 को साथ में सोल्व करने मत बैठ जाना, रॉन्ग हो जाएगा आपका। इक्वेशन 1 और 2 को लीजिए एंड इक्वेशन 1 and 3 को लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो लिख देते हैं पहले। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा था यहाँ पे, h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी। यहाँ पे भी लिखते हैं h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। और इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पे, h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0, h प्लस 2k फिर यहाँ पे प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। प्लस ही है ना, देख लेते एक बार, हाँ प्लस है। स्टूडेंट बताइए, दोनों यहाँ पे सेपरेटली हम सोल्व कर रहे हैं, क्या करें, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, आप लिख सकते हो, बताइए। यहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट यहाँ पे h, और आपको पता है h का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आपको दिख रहा है h और माइनस h कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको बताइए, यहाँ से माइनस के और ये प्लस साइन हो गया, तो प्लस 6 मिल रहा है क्या, इज इक्वल टू 0। एवरीवन देख लीजिए, आप क्या है इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करें, तो आपको डिसाइड करना है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से। ठीक है, तो ये मिला आपको। यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपको माइनस के मिल गया है, किसके बराबर, -6 के।
ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ रही है क्या आपकी? यस मैम। वेरी गुड। और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? यहाँ पे भी अगर सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये सब्ट्रैक्ट, तो ये एक पता चल रहा है h और माइनस h कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, इसको दूसरे कलर से कैंसिल करते हैं। ओके, ब्लू से करते हैं। h और माइनस h कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? माइनस k। एंड यहाँ पे स्टूडेंट बताइए -4 मिल रहा है क्या? 3 और -7 है ना, 3 प्लस का है, 7 माइनस का हो जाएगा, तो ये मिल रहा है। यहाँ से अगर लिखना चाहे तो बेसिकली आपको ये मिल रहा है -k इज इक्वल टू 4। मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? -4। किसी को वेरी गुड। अभी स्टूडेंट अभी k की निकाल ली, दोनों की सेपरेटली यहाँ पे नेक्स्ट वाले में दिखा देते हैं। यहाँ पे सेपरेटली आपको h की भी वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आपने लिखा है h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल रहा है दिस इम्प्लाइज h प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट? h इज इक्वल टू -9। और यहाँ से अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दो अलग अलग केसेस हम ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख रहे हैं h प्लस k की वैल्यू आपको मिल रही है -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से हमें मिल रहा है h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से h की वैल्यू मिली है 1। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? दो अलग अलग केसेस लिए स्टूडेंट हमने, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? अभी लिख देते हैं यहाँ पे नीचे जो हमने लिखा था, अभी इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने दो अलग अलग केसेस ले लिए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर। ओके, क्वेश्चन क्या था एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए आपको पता चल गया है, तो यहाँ से एक तो लिखेंगे आप माइनस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट ही बोला था लेकिन पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। पॉइंट्स आर, फिर एक तो लिखेंगे यहाँ पे -9,6 एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है 1,-4। चेक कर लेते हैं यही मिल रहा है क्या? ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -9,6 एंड 1,-4। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक पॉइंट फाइंड करना है जो लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे हो, और गिवन एक और दूसरी लाइन का इक्वेशन दिया था उससे डिस्टेंस √5 दिया था। अगर किसी को डाउट है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए ये जो पॉइंट है जो गिवन लाइन के ऊपर होना भी चाहिए, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे -9,6 ये देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा भी आपने लिया था 1,-4 वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको अगर फिर भी डाउट है तो आप यहाँ पे ओरली भी चेक कर सकते हो कि डिस्टेंस जो यहाँ पे √5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, तो किसी को अगर डाउट है तो आप देख ले सकते हैं, हमारा 2 आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को वेरीफाई भी करना है तो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। ओके, -9,6 जैसे अगर आपने लिया होता स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाता? -9 + 12 + 2, ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखूं -9 + 12 और यहाँ पे +2 करते तो यहाँ पे आपको कितना मिलता? 14। और यहाँ पे है -9, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको 5 मिलता और डिनोमिनेटर में आपको √5 आता। ठीक है, तो 5/√5 ही मिलता, मतलब हमारा आंसर सही है, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अगर किसी को एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए सिर्फ इतना। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट, आगे जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।